Good morning, student. My name is Nikita. Welcome to my channel, Commerce Fun Time. Today is our topic on formation of a company and its various stage. आज हम बात करेंगे कि हमारी जो कंपनी है वो कौन कौन से स्टेज से हमारी कंपनी रजिस्टर होती है। तो सबसे पहले हमें कंपनी का फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले ए पार्ट है इसका प्रमोशन, हमें प्रमोशन करना पड़ेगा, फिर इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, फिर वो एक तरह का बिजनेस बनेगा। तो ये 3 स्टेज होते हैं किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन करने की। हम अब इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रमोशन। अब प्रमोशन होता क्या है, आप इस बॉक्स में देख रहे हो, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द कंपनी इनटू एक्सिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, प्रमोशन ऐसी एक्टिविटी होती है जो ज़रूरी होती है बिजनेस को, जो भी कंपनी आप खोल रहे हो उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, हमें ज़रूरत होता है प्रमोशन करने की, कि आपका नाम रिकॉग्नाइज हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सामान का प्रमोशन करना पड़ेगा। आपने पहले भी प्रमोशन सुन रखा, क्या होता है प्रमोशन, किसी चीज़ को प्रमोट करना, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना आगे मार्केट में फॉर सेल एंड परचेज करने के लिए। ठीक है। अब उसके बाद होते हैं स्टेज ऑफ प्रमोशन। उससे पहले हम पढ़ेंगे प्रमोटर्स कौन होते हैं। प्रमोशन के लिए हमें बंदे अपॉइंट करने होते हैं, वर्कर्स, जो हमारे बिजनेस को आगे प्रमोट करते हैं। तो उसके लिए हमें प्रमोटर्स रखने पड़ते हैं जो हमारे बिजनेस को आगे क्या करें, प्रमोट करें। तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है प्रमोटर्स की, इट रेफर टू दैट पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हुज परफॉर्म वेरियस फंक्शन टू ब्रिंग ए बिजनेस यूनिट इनटू एक्सिस्टेंस। जो प्रमोशन का काम करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रमोटर्स कहते हैं। अब कौन कौन सी स्टेज है जो हमें प्रमोशन में करनी पड़ती है। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया। इसमें क्या आ रहा है कि हमें सबसे पहले एक आइडिया डिस्कवर करना पड़ेगा जिस प्रोडक्ट का हम प्रमोशन करना चाहते हैं। अगर आपके पास आइडिया ही नहीं होएगा तो आप प्रमोशन किसका करोगे। तो सबसे पहले हमें नया आइडिया देखना पड़ेगा। तो हम इसको पढ़ते हैं। द प्रमोशन ऑफ बिजनेस स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया। न्यू आइडिया आता है तो आप उसी की क्या करते हो, प्रमोशन करते हो। द न्यू आइडिया कैन कम इन टू माइंड बाई ऑब्जर्विंग द डिफिशियंसी ऑफ सम प्रोडक्ट। हम कई बार मार्केट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि किसी चीज़ की शॉर्टेज है या वो प्रोडक्ट आज तक मार्केट में नहीं आया, और आपके माइंड में एक प्लान आया कि मार्केट में अगर इसकी कमी है, या वो जो प्रोडक्ट, ऐसा मेरा आइडिया कि ऐसा कोई मशीन होनी चाहिए थी जो बर्तनों को भी धो सके। तो ऐसे कोई आपको डिफिशियंसी या कोई ऐसा लगता है कि इस चीज़ को अभी मार्केट में कोई लेके ही नहीं आया, मेरे को लेके आना चाहिए, क्या पता इससे इसकी सेल बढ़ेगी, क्योंकि आज तक इसे प्रोडक्ट कभी बना नहीं है। तो सबसे पहले आपको आइडिया बनाना पड़ेगा। आपको अगर आइडिया सक्सेसफुल होएगा, सब कुछ देखना पड़ेगा जो कि क्या क्या लोगों को चाहिए। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रमोशन ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें एक नया आइडिया होना चाहिए, तभी हम उसकी क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे। फिर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जब हमारी बस हमने जब बाज़ार में गए और हमने खाली सोचा कि ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में नहीं है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने प्लान सोच लिया कि हम बर्तन धोने वाली मशीन लेके आएंगे मार्केट में। हमारे सोचने से खाली नहीं होता, उसके बाद में उसके डिटेल स्टडी करनी पड़ती है। कितने कंज्यूमर इसको लेने के लिए इच्छुक होंगे, क्या इसके इन्वेस्टर है, कौन कौन इन्वेस्ट करेगा, अमीर लोग करेंगे, मिडिल क्लास लगेंगे परचेज़ करेंगे, या गरीब लोग परचेज़ करेंगे। ये भी माइंड में रख के हमें उसी के हिसाब से इसको क्या करना बनता है, मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। देखना पड़ता है कि इसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, ज़्यादा होगा, वो उसके हिसाब से सूटेबल होगा। तो इसमें हम पढ़ते हैं, आफ्टर हैविंग डन ऑफ द प्रीमिली इन्वेस्टिगेशन ए डिटेल इन्वेस्टिगेशन इज़ कैरिड आउट टू फाइंड आउट द एक्चुअल पोजीशन। हमें डिटेल क्या करनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड अबाउट द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। हमें देखना पड़ता है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, अवेलेबल कितना होगा रॉ मटेरियल, और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, नीड ऑफ मशीनरी, कि कितनी मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, कंपटीशन कितना है, कितने हमें सेल करने प्रोडक्ट, और कितना हम उसका प्राइस रखेंगे, कितना हम प्रॉफिट रखेंगे, और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, सब कुछ हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है कि हम जब एक प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएंगे तो क्या इसका प्राइस रखेंगे, क्या कैसे सेल करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कौन से मार्केट में हमें सेल करना है, कौन से में नहीं करना है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। अब हमारा थर्ड पॉइंट है असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स।
इसके बाद क्या है, आफ्टर हैविंग सेटिस्फाइड हिमसेल्फ विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल ऑफ बिजनेस बीइंग एस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ न्यू आइडिया। मतलब हमें क्या करता है, जब हमें लगता है कि हाँ हमें सही मार्केट मिल गया, डिटेल इन्वेस्टिगेशन से हमने सारे कुछ आंसर निकाल लिए, जो हमारे डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए, और अब हमको लगता है ये जो प्रोडक्ट है हमारा मार्केट में बहुत अच्छा चलेगा, ये आइडिया सबसे अच्छा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रोमोटर्स को अपॉइंट करना पड़ता है। वो जाके हमारे डिफरेंट फैक्टर्स को क्या करते हैं, क्या कहते हैं, असेंबल करते हैं। फॉर दिस ही हैज़ टू कॉन्टैक्ट वेरियस पर्सन को कॉन्टैक्ट करते हैं, स्पेशलिस्ट को करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को करते हैं। इसको करने के जैसे रॉ मटेरियल, बिल्डिंग, मशीनरी कहाँ से करेंगे, तो उसका सारी चीज़ों का फैक्टर्स जो जो चाहिए होते हैं, हम जरूरी चीज़ें में, जैसे हमने ऊपर डिटेल इन्वेस्टिगेशन में ये पता किया था कि हमें मशीनरी कितनी चाहिए, कितना जगह चाहिए, कितना काम चाहिए, कितने मटेरियल चाहिए, तो वो हमने सारा कुछ पता कर लिया। हमें मशीनरी कहाँ से मिलेगी, ये कहाँ से मिलेगा, और इस वाले पॉइंट में हम क्या करेंगे, उस सारे फैक्टर्स को एक जगह पे इकट्ठा करेंगे जहाँ पे हमें इसका प्रोडक्शन करना है। फिर क्या है, फाइनेंसिंग एंड पोजीशन। इसमें कहता है अब हमें किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, बिना पैसों के कोई भी बिज़नेस नहीं हो सकता, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, फाइनेंसिंग करनी पड़ती है। तो हम ये देखते हैं कि हम फाइनेंस का अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे, किससे लेंगे, किस रेट में लेंगे, तो सब कुछ चेक करना पड़ता है। तो ये लिख रखा है, बिफोर कमेंसिंग एनी बिजनेस नो कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। सबको पता है कि कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। फॉर दिस फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ डन, जिसके लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है कि हम फाइनेंस कहाँ से लाएंगे। द मेन थिंग विच आर टू बी डिटरमाइन इन फाइनेंशियल प्लानिंग आर टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, हमें कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, कहाँ से हम कैपिटल लाएंगे, टाइम क्या होगा, हम कब इसको कलेक्ट करेंगे। इफ़ द कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इशूइंग शेयर, अगर हम शेयर और डिबेंचर से कैपिटल को लेते हैं, देन द टाइप ऑफ शेयर, कौन से शेयर करेंगे, प्रेफरेंस शेयर करेंगे, इक्विटी शेयर करेंगे या डिबेंचर, तो हमें वो सारा कुछ क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हम फाइनेंस कहाँ से लेंगे, कितना लेंगे, और कौन से सोर्स से लेंगे, और कौन सी शेयर और कौन से डिबेंचर हम यूज़ करेंगे, या हम बैंक से लोन लेंगे या लेंडर से लोन लेंगे, वो सब कुछ क्या करना पड़ता है, हमें डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अब हमारा अगला है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। जब हमारी प्रमोशन कंप्लीट हो जाती है, हमने प्रोडक्ट सोच लिया कि हमें क्या बनाना, कैसे बनाना, कहाँ आएगा, अब हमारा रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। मतलब रजिस्ट्रेशन का मतलब उस कंपनी को रजिस्टर कराओगे तभी तो आप उस प्रोडक्ट में अपना नाम दे पाओगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाएगा तो आप उसको नाम क्या दोगे। तो आपने तो प्लान सोचा, प्लान सोचने के बाद ही हम एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। जैसे आप घर पर कोई भी सोच रहे हो कि हम एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप बिज़नेस सोचोगे कि मैं बिज़नेस किस चीज़ का स्टार्ट करूँगा। जब वो सब कुछ फाइनलाइज हो जाता है, जब आप इसका रजिस्ट्रेशन या नाम रखते हो, तो वही चीज़ है इसमें कि रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, द सेकंड स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। क्या हमें कंपनी का क्या करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन के बाद हमें क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें हमें लिखा होता है कि हमने इसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है जिसके लिए हमें सर्टेन फ़ी पे करनी पड़ती है। ठीक है, और ये कंपनी कम इनटू एक्सिस्टेंस ओनली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। वो एक्सिस्टेंस का मतलब क्या है कि कंपनी तभी मार्केट में काम कर सकती है जब तक उसका रजिस्ट्रेशन, जब उसका रजिस्ट्रेशन होता है। अगर किसी कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा तो वो मार्केट में ही बेच सकती है अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, अब है अपना की प्रीमियरी एक्टिविटी। तो हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें रजिस्टर ऑफिस देखना पड़ेगा कि जो हमारा मेन हेड ऑफिस होगा वो कहाँ होगा। तो क्या है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डिसाइडेड दैट इन विच स्टेट द कंपनी रजिस्टर ऑफिस विल बी लोकेटेड, कहाँ पे हमारा रजिस्टर होगा। दिस डिसीजन इज टेकन बाय द प्रमोटर। से सारा डिसीजन कौन लेता है, प्रमोटर्स लेते हैं जो हमारे बिजनेस को प्रमोट करते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू डू सो, करना जरूरी होता है, बिकॉज द कंपनी इज़ रजिस्टर इन दैट स्टेट ओनली वेयर इट इज़ द रजिस्टर ऑफिस, कि जहाँ रजिस्टर ऑफिस होगा वहीं पे आसपास इसको करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट है टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी। अब हमें अपना क्या करना पड़ेगा, नाम डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें नाम क्या रखना है हमारी कंपनी का, और उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, लिमिटेड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले नाम डिसाइड करना पड़ेगा तभी तो आपका सामान उसके नाम के हिसाब से क्या होगा, बिकेगा। तो क्या क्या रखा है इसने, फॉर डिसाइडिंग द नेम ऑफ द कंपनी इट शुड बी कन्फर्म फ्रॉम द रजिस्टर ऑफिस वट एवर द परमिशन फॉर द नेम कैन बी ग्रांटेड और नॉट, की ग्रांट है या नहीं है उसकी परमिशन। थ्रो द नेम ऑफ कंपनी सिलेक्टेड बाय द ओनर, येट इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो भी कंपनी का आप नाम रखोगे।
और कोई भी नाम जो आपका कंपनी का होता है वो सिमिलर नहीं हो सकता अदर कंपनी से जो रजिस्टर हो सकती है। और कई कई वर्ड्स होते हैं जैसे रॉयल, क्वीन, ऐसे आप वर्ड्स उसके साथ यूज़ नहीं कर सकते। जो शाही वर्ड्स होते हैं वो आप अपने कंपनी के नाम में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यूज़ करते हो तो उसको डिसमिस कर दिया जाता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है नाम को, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा थर्ड पॉइंट में, टू गेट लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1951। आपको क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा अपने बिजनेस को चलाने के लिए। लाइसेंस का मतलब हो जाता है कि आपको परमिशन मिल गई कि आप ये प्रोडक्ट बना सकते हो, ये प्रोडक्ट लीगल है। तो कीपिंग इन माइंड द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट हैड पास द अबव एक्ट and 1953 made some amendment in it. If the company is giving to start any such business for which getting license is compulsory, then an application should be sent on the prescribed form. आपको prescribed form में लिख के इसको ग्रांट करवाना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे लोगे वो परमिशन, कहाँ पे आपको साइन करनी पड़ेगी, सेक्रेटरी ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में आपको इसको साइन करना पड़ेगा। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट। आपको जो जो अपॉइंटमेंट्स करनी है, जो मेन बंदे होते हैं कंपनी को चलाने के लिए जो जरूरी होते हैं, आपको उसके अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। कौन कौन से होते हैं, एक तो अंडर राइटर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, बैंकर होते हैं जो बैंक की एक्टिविटी करते हैं, लीगल एडवाइज़र होते हैं, लीगल एडवाइज़र वही जो आपको जो हमें टैक्स के बारे में बताए, लीगल के बारे में बताए कि हम कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऑडिटर जो हमारे अकाउंट चेक करते हैं, हमें उनको अपॉइंट करना पड़ता है। द नेम ऑफ पीपल हु विल साइनिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डिसाइडेड। अब एमओए को साइन करने के लिए वो बंदे हमें क्या करने पड़ते हैं, डिसाइड करने पड़ते हैं कि कौन करेगा। एमओए के बारे में बाद में आएगा इसी चैप्टर में डिटेल समरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम पक्का एमओए और एओए में से पक्का एक क्वेश्चन आता है, तो वो हमें आपको बाद में बताऊंगी इसमें। और अब अगला पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है टू गेट द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड। हमें क्या करना पड़ेगा, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड। हमें ये जो भी हम बनाएंगे एमओए और एओए का जो आर्टिकल, हमने उसमें रूल एंड रेगुलेशन जो हमारी कंपनी के रूल्स हैं हम उसमें लिखते हैं एमओए और एओए में। उसके बाद क्या करवाएंगे, हम इसको प्रिंटेड करवाएंगे और रजिस्टर करवा देंगे। अब क्या करते हैं, सिक्स पॉइंट में लास्ट पॉइंट में क्या करेंगे, सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को सेंड कर देंगे रजिस्ट्रार को। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव मेंशन प्रीलिमिनरी वर्क, सारा जो ऊपर का वर्क है जब कंप्लीट हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जो सारा कुछ ऐड करके अटैच करके रजिस्ट्रार ऑफिस में सेंड कर देंगे, जिससे वो क्या हो जाएगा, हमारा रजिस्टर हो जाएगा। अब हमारा सेकंड पॉइंट है कि जो हमें डॉक्यूमेंट टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार, कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट करवाने ज़रूरी हैं जमा। तो मैंने जैसे आपको बताया एमओए और ये बहुत ज़रूरी है, तो वो हमें पक्का डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं और ये इनके बिना हम ये कंपनी को रजिस्टर नहीं करवा सकते। ये दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन एक बार पढ़ते हैं इसको, आगे इसकी डिटेल स्टडी आएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसके बिना तो हम भूल ही सकते हैं कि कंपनी नहीं होएगी। तो नो कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट एमओए। एमओए के बिना कोई भी कंपनी क्या होते हैं, बन नहीं सकती। इट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ये ऑब्जेक्टिव कंपनी बताती है कि एक कंपनी हम क्यों बना रहे हैं, हमारा क्या पर्पस है इस कंपनी को खड़ा करने का। एंड डिटरमाइन द लिमिट ऑफ अथॉरिटी, और लिमिट डालती है कि हमारी क्या क्या लिमिट है, हम अपने इस लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे एज जब हम कंपनी चला रहे हैं। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज़ सर्टेन बेसिक पॉइंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ देम कंपनी इनकॉर्पोरेशन इज परमिटेड। जो ये सारे पॉइंट्स लिखे जाते हैं उसी के बेस पर जो ये होते हैं अथॉरिटी होती है, वो उसको परमिशन देती है कि वो परमिट करती है कि वो उसको रखेंगे या नहीं रखेंगे, ठीक है। इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम 7 एंड इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम 2 पीपल शुड साइन द डॉक्यूमेंट। तो पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें कम से कम 7 लोगों को इस एमओए पे साइन करना पड़ता है, और प्राइवेट कंपनी में खाली 2 लोगों को इस पे साइन करना पड़ता है, जो एक तरह के नहीं होता है क्या, हम इसको कह सकते हैं जैसे प्रूफ की तरह कह सकते हैं कि ये 2 बंदों ने साइन किया तो वो रिस्पॉन्सिबल। अगर को कुछ भी ऐसा होता है कि अगर वो एमओए के विरुद्ध जाते हैं, उसके अपोजिट जाते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होएगी। तो ये सिग्नेचर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 शेयर ईच, जो उनका शेयर होना चाहिए, शेयर मतलब हिस्सा होना चाहिए उस कंपनी का जो उस पर साइन कर रहे हैं। तो दिस पीपल कैरी द नेसेसरी स्टैम्प्स ओनली, ठीक है। अब हमारा सेकंड है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इन दिस डॉक्यूमेंट द रूल आर मैंशनड
रूल्स लिखे होते हैं कि हमारे क्या क्या रूल्स रहेंगे, रेगुलेशन रहेंगे फॉर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव। जो हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हुआ, जो MOA में लिखा था, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमारे क्या क्या रूल्स होंगे। तो हम इसमें लिखते हैं टू रन द कंपनी इन ए प्रॉपर मैनर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड बी प्रिंटेड एंड डिवाइडेड इन पैराग्राफ में लिखा जाता है किसको, इन्हें। तो फॉर ए पब्लिक कंपनी इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पब्लिक कंपनी के लिए AOA जरूरी नहीं होता, प्राइवेट कंपनी में MOA और AOA दोनों कंपलसरी होते हैं, ठीक है। इफ़ रिक्वायर इट कैन एक्सेप्ट टेबल F इन द प्लेस ऑफ AOA, वो यूज़ कर सकते हैं टेबल F को भी। इन दिस कंडीशन while sending the MOA to the registrar without article of association should be mentioned, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि MOA में तो सारा ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमें कंपनी खड़ी कर रहे हो। AO में क्या होता है, उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो सब कुछ मेंशन होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आप मान लो आपको है कि प्रॉफिट मोटिव लिख रखा है कि मेरे को प्रॉफिट कमाने के लिए मैं कंपनी को खड़ी कर रही हूँ, तो मैं AO में लिखूँगी कि मेरा क्या क्या रहेंगे, मैं कोई इलीगल काम नहीं करूँगी, मैं किसी को मारूंगी नहीं, किसी को ये नहीं करूँगी। तो AO में ये सब मेंशन होता है कि हम कोई गलत तरीका यूज़ नहीं करेंगे, और अगर हम गलत तरीका यूज़ करते पाते हैं तो हमारा लाइसेंस क्या हो जाता है, कंपनी का कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए ये दोनों डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, MOA और AOA। और हमारा अब थर्ड है इन्फॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर ऑफिस। अब इसमें क्या देना पड़ता है कि हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेस एंड सिचुएशन ऑफ द कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस इज़ आल्सो सेंड टू द रजिस्टर ऑफिस में हमें सेंड करना पड़ता है। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन। हमें रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर ये बात बतानी पड़ती है कि जो हमारा रजिस्टर ऑफिस है वो कहाँ है, ठीक है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर। हमें हमारे डायरेक्टर की लिस्ट देनी पड़ती है, डायरेक्टर जो हमारे बिजनेस को संभाल लेंगे, ठीक है। हर स्कूल में से डायरेक्टर होते हैं जो स्कूल को मैनेज करते हैं, वैसे ही कंपनी में डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं। तो ए लिस्ट ऑफ दोज इंडिविजुअल हु हैव एग्रीड टू वर्क एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो जो एग्री होते हैं कि हम डायरेक्टर का काम करेंगे तो हमें उसका नाम रजिस्ट्रार को देना पड़ता है, उसका नाम, एड्रेस और अदर डिटेल ऑफ दिस इंडिविजुअल आर मैंशन, ठीक है। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है रिटर्न कॉन्स्टेंट ऑफ डायरेक्टर। कॉन्स्टेंट मतलब उनकी मर्जी लिखवाई जाती है कि वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो अलोंग विद द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर द रिटर्न कॉन्स्टेंट ऑफ दिस इंडिविजुअल शुड आल्सो बी सेंट। इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड नो सच कॉन्स्टेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में जरूरत नहीं होती, पब्लिक कंपनी में जरूरत होती है कि उनकी हामी लिखवाई जाए, रिटर्न में लिखी जाए कि वो अपनी मर्जी से इस कंपनी में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा 6 पॉइंट है अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर। क्वालिफिकेशन शेयर्स का मतलब क्या होता है कि अलोंग विद द रिटर्न कॉन्स्टेंट ऑफ ए डायरेक्टर की रिटर्न कॉन्स्टेंट तो ले ली, अब अनदर इन्फॉर्मेशन इज आल्सो साइंड टू विच प्रॉमिस इज मेड बाय द डायरेक्टर टू टेक क्वालिफिकेशन शेयर एंड मेक पेमेंट फॉर दिस शेयर। कि वो अपना एक क्वालिफाइड शेयर्स क्या होते हैं, इसमें देखो आपको इस बॉक्स में दिया हुआ है कि इट रेफर टू दो शेयर विच अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट द डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू बाय एंश्योरिंग टू हैव सम स्टेक इन द प्रपोज कंपनी। इसका मतलब क्या होता है कि उनको ज़रूरी होता है, जो डायरेक्टर होते हैं उनको क्या होता है, ज़रूरी होता है क्वालिफिकेशन शेयर्स को ख़रीदना, ताकि उनका हिस्सा उसमें रहे हो, ताकि उनका इंटरेस्ट रहे कि वो जो कमाएंगे ना। शेयर्स का मतलब क्या होता है, जितनी वो मेहनत करेंगे उतना उनको बेनिफिट उससे मिलेगा। तो इसमें क्या रखा है कि क्वालिफिकेशन शेयर्स के बारे में बताना ज़रूरी होता है, डायरेक्टर को वो कितना उसमें से ले रहे हैं, ठीक है। अब 7 पॉइंट है प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट विद मैनेजरियल पर्सोनल। मैनेजरियल पर्सोनल क्या होता है, पर्सोनल होते हैं जो वर्कर्स होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या एग्रीमेंट उनके साथ एग्रीमेंट करवाना चाहिए जो मैनेजमेंट में काम करेंगे, जो उनको मैनेज करेंगे, जो उनको पूरे बिजनेस को संभाल लेंगे। तो इफ़ द कंपनी इज मैनेज बाय डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर्स, ट्रेजर है, देन एक कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद दैम। कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है कि आप यहाँ पे काम करोगे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ये रूल रेगुलेशन होंगे। तो विद दैम इज़ फील्ड इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। ए प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द इंफॉर्मेशन, फिल दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्राइवेट कंपनी की ज़रूरत नहीं होती, पब्लिक कंपनी की उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब है हमारा 8 पॉइंट
स्टेचुरी डिक्लेरेशन, इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट से डिक्लेरेशन लेनी पड़ती है। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी ए स्टेचुरी डिक्लेरेशन इज सेंड टू द रजिस्ट्रार इंडिकेटिंग दैट ऑल द स्टेचुरी ऑब्लाइजेशन हैव बी कंप्लीट। मतलब जो भी हमारी लीगल फॉर्मेलिटी थी, जो भी हमारे थे, जो हमें फॉर्मेलिटी करनी होती है, वो सब कुछ पूरी होगी, हमें ये डिटेल्स के पास भेजनी पड़ती है। ठीक है, आज हमें यहाँ तक ही करवाऊँगी। अगले जो हमारा पॉइंट है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट, ये हमारा अगली वीडियो में होएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you and have a nice day.